मैम वॉइस नहीं आ रही। अब आ रही है आवाज? आवाज आ रही है? यस मैम। ओके, गुड मॉर्निंग. Good morning, ma'am. As you know, our history chapter is just continuing. Chapter first, nationalism in Europe. So today our topic is the hunger, hardship and popular revolts. ठीक है, as you know, in 18th century and जब 19th century start होती, there is a condition of इकोनॉमिक हार्डशिप इन यूरोप. उस समय इकोनॉमिक जो कंडीशन थी वो यूरोप की अच्छी नहीं थी. इन स्टार्टिंग ऑफ 19th सेंचुरी देयर द कंडीशन ऑफ स्टार्टिंग ऑफ द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑल्सो. उस समय इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वॉज स्टार्टेड इन इंग्लैंड. ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन द प्रॉब्लम ऑफ the cotton industries and the small scale industries closed down due to the manufacturing by the industrial area. The second problem which is arise in this area, that is migration of the people. The people migrate from the rural areas to the urban areas. The third problem which is faced by the European country, that is the problem of slums. जो गंदी बस्तियां, क्योंकि जो गांव से शहर ट्रांसप्लांट होते, पीपल माइग्रेंट हो रहे थे, उनके कारण स्लम्स की प्रॉब्लम आ गई थी. तो दिस इज द हार्श कंडीशन विच इज फेसिंग बाय द यूरोपियन कंट्रीज. यहां देखेंगे हम इन 1830s द ईयर ऑफ इकोनॉमिक हार्डशिप. हार्डशिप मतलब बहुत ज्यादा स्ट्रगल इस समय करने को मिला. क्या कंडीशंस थी? न्यूमरस इंक्रीजेस इन द पॉपुलेशन ऑल ओवर द यूरोप. जो यूरोप की पॉपुलेशन है दैट इज increasing day by day. The second thing is population from the rural is migrant to the cities. The basic problem is the population is migrant from the rural areas to the urban areas. So urbanization की problem is also started there. And live in the crowded slums, overcrowded slums. तो first problem क्या हो गई? First problem क्या हो गई यहाँ पर? The population of Europe is increasing. The second problem is the migration of people from rural areas to urban areas. The third problem is overcrowded slums. Slums यानी जो गंदी बस्तियां थी वो धीरे धीरे भरती गई, बहुत भीड़ उसमें हो गई. Next, fourth is small producers in town were often faced with the tough competition by the manufacturing of the industrial area. जो छोटे छोटे स्मॉल स्केल्स इंडस्ट्रियलिस्ट थे, कॉटेज इंडस्ट्रीज थी, अब उन्हें मशीन मेड गुड्स से क्या करना पड़ रहा है? कंपटीशन करना पड़ रहा है. नेक्स्ट, द थर्ड वन इज दिस वाज स्पेशली सो इन देयर टेक्सटाइल प्रोडक्शन. ये प्रॉब्लम सबसे ज्यादा कहां थी? टेक्सटाइल प्रोडक्शन में थी. जो छोटी छोटी कॉस्टेड इंडस्ट्रीज थी या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज थी, दे आर क्लोज डाउन. वो धीरे धीरे बंद होने लगी बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन विच कैरिड मैनी इन होम्स एंड स्मॉल वर्कशॉप. क्योंकि बहुत सारा ऐसा काम था जो वर्कशॉप में हो रहा था या छोटे छोटे होम स्केल पे यानी कॉटन इंडस्ट्रीज पे ऐसा वर्कआउट हो रहा था. अब उनका जगह किसने ले ली? लार्ज इंडस्ट्रीज ने ले ली. इन दोज रीजन्स ऑफ यूरोप वेयर द एरिस्टोक्रेसी स्टिल एंजॉय द पावर, पीजेंट्स स्ट्रगल अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस. जहां पर एरिस्टोक्रेट्स, ठीक है, जो झारशाही चल रहा था, वहां पर जो पीजेंट्स थे, किसानों को, किसको? जमींदार और जागीरदारों के बर्डन्स को झेलना पड़ रहा था. द राइज ऑफ फूड प्राइस और अ ईयर ऑफ बैड हार्वेस्ट लेट द वाइड स्प्रेड इन अ टाउन और कंट्री. एज द प्राइजेस ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीजेस, फूड ग्रेन्स के प्राइस क्या हो रहे थे? धीरे धीरे बढ़ रहे थे. और उसी समय देयर इज अ बैड हार्वेस्ट. प्रोडक्शन का जो उस समय फसल अच्छी नहीं हुई, इस कारण से वहां पर हंगर स्ट्राइक्स ऑल्सो देयर. आगे देखेंगे. इन 1848 was one of such year. ये एक ऐसा साल था. फूड शॉर्टेज एंड वाइड स्प्रेड अनएम्प्लॉयमेंट देयर. प्रॉब्लम इज देयर food shortage because of bad harvest. Europe face a basic problem of food shortage and the prices of food grains are increasing day by day. सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या फेस की जा रही थी कि प्राइसेस तो बढ़ रहे थे और प्रोडक्शन क्या हुआ था? कम हुआ था, अच्छा नहीं हुआ था. सो द पीजेंट्स, बेसिकली पीजेंट फेस अ ग्रेट प्रॉब्लम.
we are just talking about the revolts in these harsh condition. Which harsh condition? First of all, it is clear right now the condition of peasants is not in a good form because of aristocracy. Second, due to the industrial revolution, the small scale industries or cotton industries face a tough competition and they are just closed down. The third, that is shifting from rural areas to migration from the rural areas to urban areas, that develop the problem of overcrowded slums. So these are the basic problems which is faced by the Europe in 19th century. Now we are just talking about how these problems just create a situation of revolt. इन्हीं problems के कारण क्या हुआ? क्रांति की, revolt की स्थापना की शुरुआत हुई. यहाँ पर देखेंगे हम सबसे पहला जो revolt है that is from the weavers. In 1845 the weavers of Silesia. The first revolt was in 1845. ठीक है, जो वीवर्स जो होते थे उन्हें रॉ मटेरियल प्रोवाइड किया जाता था मीडिएटर के थ्रू एंड जस्ट दे सप्लाई द फिनिश गुड्स. सो इन सिलेसिया हैड अ रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर हु सप्लाइड देम द रॉ मटेरियल्स. जो मीडिएटर थे उन्हें रॉ मटेरियल देते थे एंड गेव देम द ऑर्डर टू फिनिश गुड्स एंड टेक्सटाइल्स. वो क्या करते थे? उससे फिनिश गुड्स की सप्लाई लेते थे बट ड्रास्टिकली रिड्यूस देयर पेमेंट्स. लेकिन वो क्या करते थे? उनको बहुत कम पेमेंट दिया करते थे. द जर्नलिस्ट विलियम वॉल्फ डिस्क्राइब द इवेंट इन सिलेसिया विलेज एज द फॉलोज. ये क्या था कि बहुत सारे जुलाहे थे, गांव ऐसा था जहां पर वीविंग का काम करते थे. जो मीडिएटर थे वो उन्हें रॉ मटेरियल सप्लाई करते थे और फिनिश गुड्स उनसे लेते थे. बदले में बहुत कम उन्हें पेमेंट दिया जाता था. अब ये रिवोल्ट की ओर कैसे हुई कि गांव के लोगों ने क्या किया? जितने भी मीडिएटर्स थे उनके खिलाफ अपनी आवाज उठाई और ये जो रिवोल्ट था दैट इज वायलेंट. ये बहुत वायलेंट हो गया था. कैसे उन्होंने एक्सप्लेन किया? हियर इज द जर्नलिस्ट. जर्नलिस्ट वाज विलियम वॉल्फ हु डिस्क्राइब दिस सिचुएशन. In these villages, 18,000 inhabitants, cotton weavers is most widespread occupation. The misery of the workers is extreme. The desperate needs for job has been taken advance by the contractor to reduce the prices of the goods they order. ठीक है, क्या हुआ कि वो क्या करते थे? एडवांस लेते थे. ठीक है, और उससे क्या करते थे? रॉ मटेरियल लेकर सप्लाई करते थे. लेकिन जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उन्होंने क्या किया? प्राइसेस को रिड्यूस कर दिया ड्यू टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन. अब हाउ दे मैन्युफैक्चर गुड्स एंड सर्विसेज, हाउ दे जस्ट सर्वाइव देयर लाइफ विद ऑन सम प्राइजेस. कैसे वो अपनी जर्नी को स्टार्ट करें, कैसे अपनी वो जर्नी को कंप्लीट करें कितनी कम प्राइजेस पर. सो दे रिवोल्ट अगेंस्ट द कॉन्ट्रैक्टर्स. सो द इंस्टेंट इज ऑन 4th June. इंस्टेंट क्या है? ऑन 4th June at 2 PM, लगभग दोपहर के समय, a large crowd of weavers, जो weavers थे, they are just gathered on a place, emerged from their homes and marched in Paris up the mansion of their contractor demanding high wages. So they demand for the high wages क्योंकि उनकी prices क्या कर दी गई थी? कम कर दी गई थी. They were treated with the sword and threat alternately. Following this, a group of them forced them away into the houses, smashed its elegant windows, panes, furniture, and proclaim. Another group broke into the storehouse and plundered supply of the cloth which they store the share. तो उन्होंने क्या किया? जो कॉन्ट्रैक्टर्स थे उनको नुकसान पहुंचाने के लिए the contractor fled with his family to a neighboring village, which however refused the shelter such as a person. He returned 24 hours later having the requisitioned the army into the exchange. ठीक है, इंस्टेंट क्या हुआ कि जितने वीवर्स थे वो पेरिस पे में मार्च करने लगे. उन्होंने क्या किया? कॉन्ट्रैक्टर्स की फैमिली को हार्म पहुंचाने की दृष्टि से उन्होंने क्या किया? उन जो सारे कॉन्ट्रैक्टर्स थे वो शिफ्ट हो गए वहां से जाकर दूसरे विलेज की ओर. तो वीवर्स का ये फर्स्ट स्ट्रगल वाज फ्रॉम द वीवर्स. ये पहला स्ट्रगल था 1848 का जो वीवर्स के थ्रू किया गया. नाउ द सेकेंड स्ट्रगल, अगर हम स्ट्रैकिन स्ट्रगल की बात करें
दैट इज द रिवॉल्ट फ्रॉम द लिबरल्स वन. ठीक है, डू यू नो व्हाट हु आर लिबरल्स? लिबरल आर द मिडिल क्लास हु जस्ट वांट फ्रीडम. लिबरल वो कम्युनिटी थी ज्यादातर एजुकेटेड थी और मिडिल क्लास थी जो चाहती थी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की वो स्टैब्लिश. वो ये चाहती थी कि जो मोनार्की सिस्टम चल रहा है उसकी जगह कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की होना चाहिए. तो मिडिल क्लास ने क्या किया? दे स्ट्रगल अगेंस्ट द मोनार्की सिस्टम. यहां पर देखेंगे हम, पैरेलल टू द रिवोल्ट टू द पुअर, अनएम्प्लॉयड एंड स्टार्विंग peasants and workers in many European countries in 1848. peasants का स्ट्रगल आपने देखा, यहाँ weavers का स्ट्रगल देखा, who are just struggling against their honors. A revolt by the educated middle class. liberals कौन थे? educated middle class. that is known as the event of February. इसको हम revolt of February के नाम से भी जाना जाता है. This event is known as the event of February. In 1848, France had brought about the monarchy and republic-based universal male suffrage and had proclaimed. In other part of the Europe, there were independent nation state didn't yet exist, as such as Germany, Italy and Poland and Austria-Hungarians. देखिए, the middle class, the liberal class, which is known as the middle class, educated class, they need freedom, they need liberalism. So like the countries Germany, Italy, Poland, Austro-Hungarian empire, men and women struggle for the constitutional rights. उन्होंने क्या किया? constitutional right के लिए struggle किया. Men and women of liberal middle class combine their demand for the constitutionalism with the national unification. They want a नेशन, जर्मनी एज अ नेशन. वो मोनार्की की जगह क्या चाहते थे? कॉन्स्टिट्यूशनल नेशन की डिमांड कर रहे थे. They took advantage of growing popular unrest of push their demands for the creation of a nation state on a parliamentary principles, a constitution, freedom of press and freedom of association. So they demanding the constitutional monarchy rather than monarchy, where they need the freedom of, they want freedom of press and association. वो चाहते थे कि प्रेस को अधिकार हो, वो किसी भी न्यूज को छाप सके और वो अपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बना सके. In the German regions, a large number of political associations whose members were middle class professionals, businessmen and prosperous artisans came together in the city Frankfurt. ठीक है, फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का ये इंसिडेंट आएगा यहाँ पर, जहां पर हमने देखा दिस इज द रिवोल्ट विच इज डन बाय द मिडिल क्लास लिबरल्स. ये वो रिवोल्ट है जिसमें मैन एंड वीमेन्स इक्वली शेयर टुगेदर टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट. दिस इज द इंसिडेंट ऑफ 1848. On 18th May 1848, 831 delegates represented march in the festive procession to take their place in the Frankfurt Parliament. So 831 leaders just march here to give the contribution in the Frankfurt Parliament. Convent in the Church of St. Paul, they drafting a constitution for a German nation to be headed by a monarchy subject to a parliament. ठीक है, वो क्या चाहते थे कि मोनार्की सिस्टम के साथ साथ क्या हो? कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी मिलने चाहिए. सो डिमांडिंग फॉर द कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग. When the deputies offered the crown on these terms to Frederick William IV, the King of Prussia, who is the head of? The King of Prussia was the head of this revolt. He rejected it and joined their monarchy to oppose the elected assembly. फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का जो मिडिल क्लास थी वो सपोर्ट कर रहे थे, लेकिन वहाँ का जो राजा था दैट इज फ्रेडरिक विलियम किंग फोर्थ, उसने इस चीज का विरोध किया. वो मोनार्की का सपोर्टर था और उसने क्या किया? अब इस रिवोल्ट को वहीं पर अपने ट्रूप्स के द्वारा इस रिवोल्ट को वहीं पर खत्म कर दिया. While the opposition
द एरिस्टोक्रेसी एंड मिलिट्री बिकेम स्ट्रॉन्गर। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के खिलाफ कौन आ गया? उसने अपनी सत्ता का, अपनी ट्रूप्स का, अपनी मिलिट्री पावर का उसने वहां पर यूज किया, और ये जो रिवोल्ट हुई थी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के लिए, उसको वहीं पर दबा दिया गया। द सोशल बेस ऑफ पार्लियामेंट एंड्रॉयड। द पार्लियामेंट was dominated by the middle class who restricted the demands of workers and artisans and consequently lost their support। ये वो मिडिल क्लास था जिनमें आर्टिशियंस से, एजुकेटेड पीपल्स थे, वो चाह रहे थे कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बने और हमें कॉन्स्टिट्यूशनल राइट मिले, लेकिन उसका क्या हुआ? उसका विरोध किया गया, और जो फ्रेडरिच विलियम फोर्थ थे, प्रूशिया के किंग थे, है ना, वो इसको कर रहे थे रिवोल्ट को, लेकिन इस मोनार्कीज ने इसका क्या किया? विरोध किया, और ये रिवोल्ट यहीं पर खत्म हो गई। द इशू ऑफ एक्सटेंडिंग political rights to women was a controversial on within the liberal movement, in which a large number of women had participated actively over the year. Women had formed their own political association। ठीक है, सबसे बड़ी बात जो इस रिवोल्ट की वो क्या थी कि women's also support with the man फॉर दिस रिवोल्ट, की महिलाओं ने भी इस रिवोल्ट में उतना ही हिस्सा लिया जितना पुरुषों ने लिया, क्योंकि ये कंट्रोवर्शियल था, महिलाओं को इतने अधिकार नहीं थे। ये पहली बार था कि महिलाओं ने इस रिवोल्ट के थ्रू मैंस के बराबर साथ दिया। अब यहाँ पर ये स्टार्टेड हुआ, वीमेन स्ट्रगल स्टार्ट हुआ, बहुत सारे ऐसे जर्नलिस्ट हुए, वीमेन जर्नलिस्ट हुए, जिन्होंने पब्लिकेशंस दिए अपने और इस रिवोल्ट को सपोर्ट करने की कोशिश की। सो दिस इज द इंस्टेंट वेयर वीमेन्स ऑल्सो सपोर्ट द मैन। Suffrage right during the election of assembly, when the Frankfurt Parliament convened in the Church St. Paul, women were admitted also as observers to stand in the visitor gallery। कि जब फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनी, महिलाओं ने भी उतना ही योगदान दिया था, लेकिन उन्हें कोई इक्वल राइट वहां पर नहीं मिली। थ्रू द कन्वर्सेट forces were able to suppress liberal movement in 1848। तो इस लिबरल मूवमेंट को वहीं पर दबा दिया गया। They could not restore the old order and monarch were beginning to realize that the cycle of revolution and repression could not only be ended by the granting concession in the liberal nationalist revolutionaries। ठीक है, तो मोनार्की सिस्टम ये समझ चुका था कि अब वो इस तरीके से इस रिवोल्ट को नहीं दबा सकते। Hence in 1848 the autocratic monarchy of Central and Eastern Europe began to introduce the changes had already taken place in the Western Europe in 1815। ठीक है, तो मोनार्की सिस्टम ये समझने लगा था, एज द चेन ऑफ रिवोल्ट्स आर स्टार्टिंग इन यूरोप, वो समझ गए थे कि अब मोनार्की सिस्टम इस तरह के रिवोल्ट्स को ज्यादा दिन तक दबाकर नहीं रख सकता। समझ गए आप ये फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इंसिडेंट? आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ओके, आपको मैंने पीजेंट्स रिवोल्ट बताई, वीवर्स रिवोल्ट बताई और फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट इंसिडेंट बताया, तीनों समझ में आ गए? यस मैम। नेक्स्ट देखिए, मेकिंग द जर्मनी एंड इटली। अब यहां हम पढ़ेंगे द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी एंड इटली। देखिए, जर्मनी के यूनिफिकेशन में सबसे जो बड़ा रोल है दैट इज ओटोमन बिस्मार्क। ही प्ले अ इम्पॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। आपको सभी को पता है कि जर्मनी क्या था, दैट टाइम ही इज नॉट एज अ नेशन, वो एक नेशन के रूप में नहीं था। दीज आर द पीपल हु सपोर्ट फॉर यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, जिसमें ऑटोमन बिस्मार्क का नाम हम सबसे इंपॉर्टेंट मानते हैं। यहां पर देखेंगे, आफ्टर 1848 नेशनलिज्म इन यूरोप मूव्ड अवे फ्रॉम दिस इट्स एसोसिएशन विद डेमोक्रेसी एंड रेवोल्यूशन। आफ्टर द 1848 के बाद क्या हो, नेशनलिज्म फीलिंग वाज इमर्स्ड। नेशनलिज्म की फीलिंग किससे आने लगी? रिवोल्ट से आने लगी।
Nationalist sentiments were often mobilized by the conservatives for the promoting states power and achieving political domination over the Europe. अब जो nationalist feeling थी वो क्या होने लगी, पावर को प्रमोट करने लगी एंड अचीविंग पॉलिटिकल डोमिनेशन ओवर द यूरोप, और कोशिश करने लगी कि अब वो राष्ट्रवाद की भावना पूरे यूरोप पर आ गई. दिस कैन बी ऑब्जर्व्ड in process by German and Italy came to the be unification. और यही प्रोसेस जो नेशनलिज्म की फीलिंग थी इसका यही कारण था कि इटली और जर्मनी का यूनिफिकेशन हो पाया एज अ नेशन स्टेट. Nationalist feeling were widespread among the middle class Germans who in 1848 tried to unify the different regions of the Germany Confederation into the nation state government by an elected parliament. ठीक है, ये नेशनलिज्म की फीलिंग कैसे आई कि फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट में जो मिडिल क्लास है उसने क्या किया, जर्मनी को एक नेशन स्टेट के रूप में इंट्रोड्यूस करना चाहा. This liberal initiative to the nation building was however repressed by the combined forces of the monarchy and the military supported by the large landlords. जो फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का इंस्टेंट था उसको किसने दबाया, मोनार्की सिस्टम में, और जो लार्ज पावरफुल लैंडलॉर्ड्स थे उन्होंने इसका विरोध किया. दैट इज नोन एज जंकर्स ऑफ प्रूशिया, वो प्रूशिया के लैंडलॉर्ड्स कहलाते थे. From then on, Prussia took on the leadership of the movement for the national unification. इस समय इस यूनिफिकेशन के प्रोसेस में हेड कौन था, प्रूशिया was the head of unification of Germany. Its chief Ottoman Bismarck, अभी मैंने आपको बताया, he was the man. Ottoman Bismarck was the man give a brave role in the unification of the Germany by the help of Prussian army. ये वो व्यक्ति थे ऑटोमन बिस्मार्क जिन्होंने प्रूशियन आर्मी के थ्रू क्या किया, जर्मनी के यूनिफिकेशन का कार्य किया. 3 wars over the 7 years, उन्होंने 3 लड़ाइयां लड़ी 7 साल के लंबे समय तक. कौन कौन सी थी, जो थी ऑस्ट्रिया डेनमार्क और फ्रांस के साथ ये लड़ाइयां लड़ी गई. ऑस्ट्रिया, डेनमार्क एंड फ्रांस एंडेड इन प्रूशिया विक्ट्री. और इसका रिजल्ट क्या हुआ, ऑटोमन बिस्मार्क वाज गेट विक्ट्री इन दिस वॉर. प्रूशिया वहां पर विजय रहा एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन इन 1871. और 1871 में ये यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी कंप्लीट हुआ. द प्रूशियन किंग विलियम फर्स्ट वाज प्रोक्लेम्ड जर्मन एम्परर इन द सेरेमनी हेल्ड बाय द वर्साइलेस. इस सेरेमनी में क्या हुआ, जब फ्रीडम हुआ और यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुआ तो जो किंग थे, प्रूशियन किंग थे विलियम फर्स्ट, वो क्या बने, इसके यूनिफाइड जो इटली जर्मनी था उसके वो लीडर हुए. आगे इंस्टेंट देखते हैं. On the bitterly cold morning of 18th January 1871, an assembly comprising princes of Germany, states, representative of the army, important Prussian ministers, including the chief minister Ottoman Bismarck, gathered in the unhatted hall of mirrors in the palace of Versailles to proclaim the new German empire headed by the Kaiser William I of प्रूशिया. तो ये पहला समय था कि जर्मनी के यूनिफिकेशन का, जब 18 जनवरी 1871 को जर्मन स्टेट जितने थे उनके रिप्रेजेंटेटिव और चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया ऑटोमन बिस्मार्क एंड द किंग ऑफ प्रूशिया जे जस्ट ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जर्मनी. द नेशन बिल्डिंग प्रोसेस इन जर्मनी हैड demonstrated the dominance of Prussia's state power. The new state places a strong emphasis on modernizing the currency. अब क्या क्या चेंजेस हुए, the modernization of currency, banking and legal and judicial system in Germany. Prussian measures and practices
ऑफ्टन बिकेम अ मॉडल फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्मनी। जो प्रूशिया था उसने जो चेंजेस किए वो जर्मनी के लिए दैट इज वर्क एज अ मॉडल। कि प्रूशियन ने जो चेंजेस किए, चाहे वो करेंसी में चेंज किए, चाहे वो बैंकिंग सिस्टम में चेंज किए, चाहे वो लीगल और जुडिशियल सिस्टम में चेंज किए, वो पूरी जर्मनी के लिए एक आइडियोलॉजी के रूप में हुए। यानी ऑल द जर्मन स्ट्रक्चर इज बेस्ड ऑन प्रूशियन आइडियोलॉजी। ये प्रूशियन जो चेंजेस किए गए थे पूरा जर्मन स्ट्रक्चर इस पर बेस हुआ। समझ गए? यहां तक आपको समझ में आ गया बेटा? यस मैम। क्योंकि आपका क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, तो आप वहां बताएंगे किसका रोल है सबसे ज्यादा जर्मनी में? ऑटोमन बिस्मार्क, द चीफ मिनिस्टर ऑफ प्रूशिया, प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ठीक है, उसने 3 लड़ाइयां लड़ी 7 साल तक। ठीक है, ऑस्ट्रिया से, जर्मनी से, डेनमार्क से और फ्रांस से उसने लगातार 7 सालों तक लड़ाइयां लड़ी और एंड में प्रूशिया वॉज गेट विक्ट्री। ठीक है, और इस तरह से जर्मनी का यूनिफिकेशन एज अ नेशन स्टार्ट हुआ। व्हाट वर द चेंजेस आर देयर? द चेंजेस आर अ स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस ऑन मॉडर्नाइजेशन द करेंसी। करेंसी में काफी चेंजेस किए गए, बैंकिंग सिस्टम में चेंजेस किया गया और लीगल एंड मेजर्स वर चेंजेस एज द मॉडल ऑफ जर्मनी। पूरा जर्मनी को प्रूशियन मॉडल के अकॉर्डिंग चेंज किया गया। यहां तक समझ में आ गया बेटा? यहां तक आ गया समझ में बेटा? यस मैम। ओके, अब देखिए आप क्वेश्चन क्या करेंगे, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क। क्वेश्चन लिखिए, एक्सप्लेन द रोल ऑफ ऑटोमन बिस्मार्क इन द यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ऑटोमन बिस्मार्क का रोल बताएंगे आप जर्मनी के यूनिफिकेशन में। सेकंड क्वेश्चन लिखिए, सेकंड क्वेश्चन लिखिए, हाउ मिडिल क्लास स्ट्रगल अगेंस्ट मोनार्की सिस्टम इन 1848। हाउ मिडिल क्लास struggle against monarchy system in 1848। तो इसमें फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का आपका इंसिडेंट आएगा। ठीक है, लिख लिए दोनों क्वेश्चन सभी ने? यस मैम। ओके, so these 2 questions you have to complete in your homework copy. Okay? ठीक है, कल हम करेंगे यूनिफिकेशन ऑफ इटली। आज हमने कंप्लीट किया यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी, कल हम क्या करेंगे? यूनिफिकेशन ऑफ इटली। कर लेंगे दोनों क्वेश्चन आप? ठीक है, कोई दिक्कत यहां तक? ठीक है, ओके, हैव ए नाइस डे बेटा। निकालिए।